Lord Krishna Naman to all of you. So, we have already seen the reforms in agriculture. So, today we shall be seeing achievements of agrarian reforms. ठीक है, यानी कि क्या क्या अचीवमेंट्स थे हमारे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स की वजह से. ठीक है ना. तो अगर हम लोग देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर पे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला. ठीक है ना. अगर हम लोग देखें तो जो हमारी इकॉनमी थी उसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया. यानी कि जो हमारी इकॉनमी थी वो स्टेगनेंट इकॉनमी से, ठीक है ना, वो क्या हुआ, वो एक डेवलप्ड इकॉनमी के रूप में आ गया है. देखिए क्या था कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं. ठीक है ना. एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक ऑक्यूपेशन है. ठीक है. ज़्यादातर लोग कृषि में ही इन्वॉल्व हैं. ठीक है. तो एग्रीकल्चर में जब इन्वॉल्व हैं तो एग्रीकल्चर जब सुधरेगा तभी तो देश की इकॉनमी सुधरेगी. ठीक है. तो ये जो हमारे जो रिफॉर्म्स थे वो इतने सक्सेसफुल हुए कि इसको हमने किसका नाम दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का. ओके. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर हम तोड़ के देखते हैं तो ग्रीन का मतलब क्या है, क्रॉप्स यानी कि हमारी जो फसलें. ठीक है. और रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट. स्पर्ट का मतलब होता है उछाल, यानी कि हमारी फसल के जो प्रोडक्शन में उछाल आया उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. अगर हम लोग देखें तो ये कब से शुरू हुआ, ये हुआ मिड 60s और 70s से, यानी कि 1966 67 से लेके और 68 तक. ठीक है. यहाँ पे हमारा जो फूड क्रॉप्स था वो अराउंड 25% बढ़ा. ठीक है ना. 25%, जो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है किसी भी देश की फूड ग्रेन्स में बढ़ोतरी के लिए. ठीक है. तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो अगर हम देखें तो उसके मेनली दो फेज रहे. फर्स्ट था मिड 60s एंड 70s. तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो किस में हुआ, वीट में और राइस में. ठीक है ना. यहाँ पे वीट होता था और राइस होता था, यानी कि आटा और चावल जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता था वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट हुआ, जो कि थे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. ठीक है ना. यहाँ से सबसे ज़्यादा मिड 60s और 70s यानी कि 1960 से 1970 तक कहाँ ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. नेक्स्ट इज फेज़ 2 जो था मिड 70s एंड 80s. ठीक है. अब इसका क्या हुआ, फिर उसके बाद जब ये यहाँ सक्सेसफुल हुआ तो पूरे देश में इसको फैलाने की कोशिश की गई. ठीक है ना. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसको पूरे देश में बहुत सारी जगहों पे फैलाने की इसको कोशिश की गई या फैलाया गया. फिर भी आगे हम लोग डिसएडवांटेजेस में देखेंगे कि बहुत सारी जगह ऐसी रह गई उसके बाद भी जहाँ ये नहीं पहुँच पाया. ओके. तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो एक फीचर्स थे उसमें था स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी उसमें एक उछाल आया. स्पर्ट का मतलब उछाल आया. ठीक है. तो अगर हम देखें जो एस्टिमेटेड प्रोडक्टिविटी थी 2016-17 में वो थी 3216 पर केजी हेक्टेयर. ठीक है ना. जो कि 1951 में होती थी 660 केजी पर हेक्टेयर, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स. ठीक है ना. ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स का यहाँ पे उछाल देखने को मिला. ठीक है. और ये था किस में, राइस में. ठीक है. और अगर हम बात करें मेज़ यानी कि जो मक्का होता है उसमें कितना था, 2550 केजी पर हेक्टेयर इन 2016-17 कंपेयर टू 665 केजीज पर हेक्टेयर इन 1951, यानी कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स. ठीक है ना. 1951 से 2016-17 तक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये बढ़ गया. ठीक है. और अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले था हमारा वीट, उसके बाद था राइस, और ये लास्ट वाला है जो 4 टाइम्स था वो राइस था, 5 टाइम्स था वो वीट था. ठीक है. और मेज़ की अगर हम लोग बात करें तो मेज़ कितना है हमारा, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स, यानी कि 2664 केजीज 2016-17 में, जो कि 1951 में था 704 केजी. ओके. तो इससे क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया एग्रीकल्चरल में. ठीक है. एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट क्या आया कि लोगों का जो एक नज़रिया था, ठीक है, जो एक रुकी हुई इकॉनमी थी वो हमारी आगे बढ़ने लगी. ठीक है. तो अब हम लोग बात करेंगे सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो कल्टीवेशन लैंड था, ठीक है ना, तो वो बढ़ा.
ठीक है ना, जो हमारे पास कृषि की भूमि थी उसको भी हमने बढ़ाया। लेकिन साथ में क्या हुआ कि एक चीज़ हुई कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था रिफॉर्म्स में अपने, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से एक चीज़ क्या हुई कि नीड ऑफ फैलोइंग, फैलोइंग का मतलब ये होता है कि किसान जब भी कोई खेती करता है तो उसमें क्या होता है कि एक खेती करने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए अपनी ज़मीन को खाली छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी जो उर्वरक क्षमता है, ठीक है ना, जो फर्टाइल कैपेसिटी है लैंड की, वो दोबारा से रीगेन हो जाए। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से फैलोइंग की नीड भी कम हो गई, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, डबल क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गई, यानी कि आपने एक क्रॉप हटाई दूसरी लगा दी तुरंत, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो कल्टीवेशन था, यानी कि हमारी जो खेती का लेट्स से जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि उससे जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें एरिया की तो 13 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड था हमारा वो कितना हो गया 2016-17 में, 19 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। देखिए क्या होता था, पहले किसान ये सोचता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी कि सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अपने खाने भर का बस उगा लें, ठीक है ना। तो लोगों का, पहले किसानों का एक वही व्यू था कि भाई खेती जो है अपने खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खेती हो ही नहीं पाती थी कि उसको बेच सकें, ठीक है। लेकिन जब ये हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यूज़ करना शुरू किया, लेट्स से केमिकल फर्टिलाइज़र्स या HYV सीड्स, तो इनसे क्या हुआ, या जो एकरेज में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ और केमिकल फर्टिलाइज़र्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा आया। मार्केटेबल सरप्लस वो होता है यानी कि जितना हमने उगाया और जितना हमने खाया, उसके बाद खाने के बाद जितना बचा उगाने वाले में से, ठीक है ना, वो क्या है, मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि आपके यहाँ जो एक्स्ट्रा रखा है, लेट्स से कि आपके घर का कंजम्पशन है 4 क्विंटल्स पर ईयर, ठीक है, लेकिन आपने कितना किया 10 क्विंटल्स, तो जो 6 क्विंटल्स है वो क्या है आपका मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि उसको आप बेच सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केटेबल सरप्लस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ लोगों का आउटलुक बढ़ा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, ठीक है। अब क्या हुआ कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया कि जो फार्मर्स का जो कहते हैं कि एक व्यू था फार्मिंग की तरफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले किसान सिर्फ ये सोचते थे कि फार्मिंग किस लिए, सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, यानी कि अपने खाने पीने के लिए करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो फार्मर्स का आउटलुक था वो चेंज हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। वो क्या हुआ कि इसको एक पैसे कमाने के ज़रिए की तरह से और देखने लगे फार्मिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, पहले इंडिया को क्या करना पड़ता था, 1965 से पहले कई कंट्रीज से चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के होने के बाद हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हम उसको स्टॉक भी करने लगे, यानी कि जो हमारे पास बफर स्टॉक भी मेंटेन रहने लगा। यानी कि लेट्स से कि हमने लेट्स से कि हमारे यहाँ 1000 क्विंटल गेहूँ हुआ, ठीक है, लेकिन हमारा कंजम्पशन कितना रह गया 700 क्विंटल्स, यानी कि हम अपने कंजम्पशन से भी ज़्यादा उगाने लगे चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बफर स्टॉक के तौर पे, आपने सुना होगा FCI गोडाउंस, ठीक है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउंस, ठीक है, वहाँ पे एक बफर स्टॉक मेंटेन करने लगे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए किसी टाइम पे अगर कम थोड़ा प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो ये क्या हुआ कि जब भी ये जो बफर स्टॉक था हमने कब यूज़ किया, जब भी कोई मान लीजिए किसी साल में जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ तो हमने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये जो हमारे आउटपुट राइज जो बढ़ा हमारा, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, ये हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी की ओर इससे बढ़ गए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया ने कि एक बहुत बड़ा राइज अचीव किया किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है ना, और प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ गई और एकरेज भी बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी अगर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से, यानी कि 1947 या 1951 से कंपेयर करें, तो ये इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन है जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दे दिया, क्योंकि ये एक अगर क्वांटिटी में देखें तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन के तौर पे
उभर कर आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस। ठीक है ना, या गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस आर सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। अब देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इतना अच्छा था फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस हो। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो owing to green revolution there was a significant rise in crop productivity but it was only in relation to our own records in past। यानी कि हम खुद से तो बेहतर हुए, ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करें कि हमारे 1951 में क्या प्रोडक्शन था और 2016-17 में क्या है, तो हम खुद से तो बेहतर हो गए, लेकिन अगर हम कहें किसी और कंट्रीज से बेटर हुए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें कि 2014 की, तो इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी था पर हेक्टेयर वीट के अगर हम बात करें तो 3.1 था, तो चाइना का वो कितना था 6.5, यानी कि हमसे 2 गुने से ज़्यादा। और अगर हम यूके की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ आवर्स। ठीक है ना, वो था 9 टन्स। अगर हम राइस में बात करते हैं तो 3.6 टन्स था और चाइना का कितना था 6.8 टन्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे थोड़े से पीछे रह गए, यानी कि खुद से कंपेयर करें तो हम काफ़ी आगे गए, लेकिन अगर हम बात करें कि और कंट्रीज से कंपेयर करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन उतना सिग्निफिकेंट नहीं दिखता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो कुछ ही क्रॉप्स पे काम किया। ठीक है ना, कुछ ही क्रॉप्स में हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो फूड क्रॉप्स थी जैसे कि वीट और राइस या मेज़, इन पे तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो काम किया, लेकिन जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स थी जूट, कॉटन, टी, इन पे काम नहीं किया। ठीक है ना, अनइवन स्प्रेड, अगर हम बात करें कि जैसे कि हमने बात की कि मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशंस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में यहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाया है, लेकिन ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, यहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है ना, अब बात करें लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अब देखिए क्या था कि हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर्स आज भी अगर देखें तो ज़्यादा गरीब लोग हैं। ठीक है ना, तो मार्जिनल फार्मर्स यानी कि जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, या जिनके पास कम लैंड है, कम पैसा है। ठीक है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मतलब फ़ायदे थे वो किन्होंने उठाए, जो बड़े फार्मर्स थे। क्यों? क्योंकि जो HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वगैरह जो थी वो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ थी जो मतलब एक्सपेंसिव होती थी। ठीक है ना, और मार्जिनल फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। इसीलिए, और देखिए क्या था कि रिच फार्मर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड था, इसीलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट थे इसीलिए वो इतने अच्छे दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लैंड किसके पास, बड़े फार्मर्स के पास, लेकिन सारे फार्मर्स तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा, स्पेशली छोटे फार्मर्स तक। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक डिवाइड भी हुआ जो कि हमारी नेक्स्ट सेटिंग है, यानी कि अमीर और अमीर हो गए, यानी कि जो अमीर किसान थे, यानी कि जो बड़े किसान थे वो और अमीर हो गए। ठीक है, और जो छोटे किसान थे वो और गरीब होते चले गए। ठीक है ना, अगर हम लोग देखें तो एक शॉर्ट में अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट थे, ठीक है ना, वो हमारे लिए अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जो बहुत मतलब इसके किसके लिए अच्छे हुए, ये जो बहुत सक्षम फार्मर्स थे, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, ये उनके लिए तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन जो छोटे फार्मर्स थे उनके लिए अच्छे नहीं हुए। अब ये लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या इंडिया को फिर से ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग बात करें तो इस समय हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कब हुआ था, वो 60s में हुआ था। ठीक है ना, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारी अचीवमेंट थी, यानी कि 1951 से कंपेयर करें तब तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि और कंट्रीज़ के मुकाबले तो अभी भी हम फूड ग्रेन्स में बहुत पीछे हैं। ठीक है ना, अगर हम देखें तो मतलब अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे आर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू अदर नेशंस, यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स हैं, अभी हमने देखा जैसे कि चाइना से कंपेयर करके या यूके से कंपेयर करके तो बहुत कमज़ोर हैं हम लोग। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटीज़ ऑफ वेदर। बहुत सारे फार्मर्स आज भी ऐसे हैं जो रेन पे डिपेंडेंट हैं, या अनसर्टेनिटीज़, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया तो उनकी फसलें बर्बाद हो गई। The farmers continue to be exposed uncertainties of the market, ठीक है ना, which compels them to focus on unprofitable subsistence farming, यानी कि
यहाँ पे क्या होता है कि अनसर्टेनिटीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा आती हैं, कहीं पे किसी चीज़ का प्राइस बहुत कम हो गया, किसी चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि भाई किसान यही सोचते हैं भाई अपने खाने भर का हो जाए बहुत है, ठीक है ना। अभी भी उनका, कई किसानों का यही व्यू है, भाई अपने खाने भर का पैदा कर लें बहुत है। लोन वेवर आर बिकमिंग अ रिकरिंग कंपल्शन, यानी कि देखिए क्या होता है कि जब किसानों की प्रोडक्टिविटी हुई नहीं, ठीक है ना, उन्हें फ़ायदा हुआ नहीं, तो वो किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास, कि भाई ये जो आपने हमें लोन दिया है उसको हमें माफ़ कर दो। गवर्नमेंट को बार बार माफ़ करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर होता है आपका यहीं पे ख़त्म। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के रूप में शेयर कर दूँगा। थैंक यू।